हेलो, नमस्ते एंड वेलकम। और आपका स्वागत है ये 50 दिन की रिग्रेस प्लान में। और इसमें मुझे बड़ी खुशी होती है ये कहते हुए कि हम ऑलरेडी डे 48 पे पहुंच चुके हैं। तो आज है 6 तारीख, वो भी मई महीने की। और इसमें हमने ऑलमोस्ट सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं अभी 50 दिन के लिए। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपने वैसे ही टाइम टेबल के साथ बिल्कुल फॉलो किया होगा। और अब तो वैसे भी प्रीलिम्स एक्सटेंड हो चुका है, तो आपके लिए तो फ़ायदा है कि आप एटलीस्ट एक और बार रिविजन कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग एनवायरमेंटल गवर्नेंस के कुछ क्वेश्चंस और थोड़े और एनवायरमेंट के रिलेटेड क्वेश्चंस को हम इस चैप्टर में और इस लेसन में लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको जैसे पहले लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे, वैसे ही ये वाला लेक्चर भी उतना ही पसंद आएगा। आइए शुरू करते हैं। तो एनवायरमेंट के क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े एक्सटेंसिव हैं और इसमें हम लोग काफ़ी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें मैं आपको वो चीज़ें भी बता रही हूँ जो आपको पढ़नी है। तो प्लीज़ उन टॉपिक्स का जो है वो 8 से 10 टॉपिक्स होंगे कुछ, उनका आप एक लिस्ट बना लीजिएगा और उनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो 31st क्वेश्चन बोलता है कि आपको कंसिडर करने हैं फॉलोइंग पेयर्स। ठीक है, इसमें आपने ये बता रहा है कि कुछ टर्म्स जो आपने सुनी होंगी न्यूज़ में और उनका ओरिजिन। ठीक है, तो पहला वाला जो ये पॉइंट है ये बता रहा है कि Annex 1 कंट्रीज है, दूसरा वाला है सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शंस और तीसरा वाला है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। अब इसके रिलेटेड दे रखा है कार्टेजिना प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल और क्योटो प्रोटोकॉल। और आपसे पूछ रहा है इसमें से कौन से करेक्टली मैच्ड है। अब सबसे पहले तो बताएं, आपको ये पता होना चाहिए, करेक्ट या इनकरेक्ट का तो पता नहीं, बट एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि नगोया प्रोटोकॉल, कार्टेजिना प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल है किस चीज़ के बारे में। तो देखो, आपको है ना मेजर कन्वेंशन पता होने चाहिए और उनका एक टाइमलाइन पता होना चाहिए। तो मैं एक बार आपको यहाँ पे एक ब्रॉड टाइमलाइन बता देती हूँ और हो सकता है उससे आपको थोड़ा ईज हो जाए। ठीक है, तो 1972 में हमारी स्टॉकहोम वाली कॉन्फ्रेंस होती है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कि 1982 में इसकी +10 वाली कॉन्फ्रेंस होती है और 1987 में आप देखोगे आपकी ब्रंडलैंड कमीशन की रिपोर्ट आती है। ठीक है, उसके बाद 1988 में आपका IPCC बनता है, जो कि आपका WMO प्लस UNEP मिलकर बनाते हैं। उसके बाद आप देखोगे 1992 में होती है आपकी यूनाइटेड नेशन वो रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट वाली। यहाँ पे आप देखोगे 3-4 चीज़ें आती हैं। यहाँ पे एजेंडा 21 आएगा, यहाँ पे रियो प्रिंसिपल्स आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे UNFCCC, CBD और UNCCD आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आप देखोगे इसी की एक +10 कॉन्फ्रेंस होती है, इसको हम जोहान्सबर्ग कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, और वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसी का फिर हम देख रहे हैं एक +20 होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद आप देखोगे कि इन सब के बीच में एक और चीज़ें हैं, कुछ कन्वेंशन है। अब जैसे हमने CBD की बात करी, तो CBD जो है वो तो कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। अब इसी में हम देखते हैं 3 चीज़ें आती हैं, एक आता है नगोया प्रोटोकॉल, एक आता है कार्टेजिना प्रोटोकॉल और एक आते हैं बेसिकली आपके आईची टारगेट्स। तो ये तीनों के तीनों चीज़ें जो है CBD के अंदर आती है। आईची टारगेट्स में 20 टारगेट्स हैं। कार्टेजिना प्रोटोकॉल पहले आया था और नगोया प्रोटोकॉल बाद में आया था। कार्टेजिना प्रोटोकॉल जो था वो 2000 में आया था। ठीक है, इसमें बेसिकली ये बात कर रहा था कि कैसे हमें जो हम जो अगर हम इंपोर्ट करते हैं कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यूज़ हुए, जैसे GM क्रॉप्स वगैरह हो गई, तो वहाँ पे फिर आपको क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स और वो सब। और नगोया प्रोटोकॉल जो था ये 2014 में आया था। नगोया जापान में एक सिटी है और बेसिकली ये नगोया प्रोटोकॉल जो था वो था आपके एक्सेस एंड इक्वल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स, जो आपकी बायोडाइवर्सिटी को जब आप यूज़ करते हो तो उससे जो ड्राइव होते हैं, अराइव होते हैं वहाँ से। ठीक है, तो ये दोनों प्रोटोकॉल तब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये दोनों प्रोटोकॉल्स जो हैं वो तो CBD के अंदर आते हैं। अब रही क्योटो प्रोटोकॉल की बात, सॉरी, तो आपको पता होना चाहिए कि एक तो जो आपका 87 है, जब आई एम सो सॉरी, एक तो जो आपका वियना कन्वेंशन है वो कब आया। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि वियना कन्वेंशन जो था वो था प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर पे, लेकिन उसका एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आता है, वो आता है बेसिकली ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को कम करने के लिए। ठीक है, इसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल जो था वो 1997 में आना चाहिए था। ठीक है, 1997 से 2005 था। और फिर आप देखोगे 2005 से 2012 एक्चुअली इसका ये निगोशिएट होता रहा। फाइनली 2005 से 2012 इसका फर्स्ट फेज था और सेकंड फेज जो है क्योटो प्रोटोकॉल का वो 2012 से 2020 तक है। और 2020 में जब क्योटो प्रोटोकॉल खत्म होगा, इसके बाद हम देख रहे हैं कि पेरिस क्लाइमेट डील चालू हो जाएगी। ठीक है, तो 2015 में निगोशिएट कर ली गई है, पहले ही निगोशिएट कर ली गई है, लेकिन ये लागू कब से होगी, 2020 यानी इस साल से। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये बोल रहा है कि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जो है वो क्योटो प्रोटोकॉल का पार्ट है। तो मुझे इतना तो पता है कि ये चीज़ तो ट्रू है ना, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर 2-3 चीज़ें आती है। इसमें क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म भी आता है, इसमें जॉइंट इंप्लीमेंटेशन भी आता है, सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन भी आते हैं, एमिशन रिडक्शन यूनिट्स वगैरह भी आते हैं। तो ये थर्ड वाला स्टेटमेंट तो राइट है। तो यानी ये और ये तो हो सकता है, ए तो इसका आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद आप देखो, अब ये बोल रहा है Annex कंट्रीज कार्टेजिना प्रोटोकॉल है और सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन नगोया प्रोटोकॉल है। भाई CBD में कोई ऐसे सर देखो, सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन तो नगोया प्रोटोकॉल हो ही नहीं सकता, क्योंकि नगोया प्रोटोकॉल तो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है।
वहाँ पे एमिशंस की तो कोई बात ही नहीं है। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट तो डेफिनेटली रॉन्ग है। तो इसमें आप डायरेक्टली अगर एलिमिनेट भी कर दो ना, एलिमिनेशन टेक्निक भी लगा दोगे, तो भी आपको क्या आंसर आ रहा है? फटाफट बोलो अपने आप, आंसर आपको क्या लग रहा है कि क्या आना चाहिए? आंसर आना चाहिए सी, ठीक है, क्योंकि सेकंड गया। अगर आपने सेकंड ही एलिमिनेट कर दिया तो 3 ऑप्शन तो आपके वैसे ही उड़ गए और आंसर अपने आप आपको मिल जाएगा सी, ठीक है। तो ये देख लो, आपने एलिमिनेशन टेक्निक लगा के डायरेक्टली आंसर निकाल लिया। इवन तो अगर आपको पता नहीं है कि कार्टेशियन प्रोटोकॉल में एनेक्स 1 कंट्रीज है या नहीं है, वैसे तो इसका आंसर नहीं है, क्योंकि एनेक्स 1 ये तीनों भी स्टेटमेंट्स एक्चुअली क्योटो प्रोटोकॉल से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और हाँ, याद रखना, क्योटो प्रोटोकॉल में बेसिकली जो डिवीजन हुआ था वो ऐसे हुआ था। एक तो एनेक्स 1 कंट्रीज थे, ठीक है। ये एनेक्स कंट्रीज वो थे बेसिकली जो इंडस्ट्रियलाइज नेशंस हैं, जो डेवलपिंग नेशंस हैं, जो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं हिस्टोरिकली रिस्पॉन्सिबल हैं, जिनका इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है और जिन्होंने बेसिकली बहुत सारा ऑलरेडी पोल्यूशन डाल दिया है। तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन इन्होंने ही किया है और इसलिए इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इनको हम देख रहे हैं कि टारगेट्स दिए जाएं कम करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए, जो इन्होंने किया है उस चीज़ के लिए, ठीक है। अब क्योटो प्रोटोकॉल में क्या था बेसिकली, अब आपको जो ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस हैं उसको जो कम करने हैं, उसका जो टारगेट आपने लिया है उसको कैसे कम करोगे। तो इसमें 3 मैकेनिज्म थे, एक था जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, एक था क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म और एक था बेसिकली आपका ये एमिशन रिडक्शन यूनिट्स वाला, ठीक है। तो जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन वगैरह में क्या होता है कि आप 2 कंट्रीज मिलकर पता है क्या करिए कि जॉइंटली इंप्लीमेंट करिए कोई प्रोजेक्ट थर्ड कंट्री में, ठीक है। सीडीएम मतलब क्या होता है, एक डेवलप कंट्री जो है वो डेवलपिंग कंट्री में जाके कोई हम देख रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट हो गया या फिर कोई हम देख रहे हैं कि ऐसा प्रोजेक्ट सैंक्शन करिए जो ग्रीन प्रोजेक्ट में अंदर आ जाए, जिसमें उसको सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन मिल जाए, ठीक है। तो ये वाला आ जाएगा। और इसमें क्या होता है, जो दूसरी कंट्रीज है डेवलपिंग कंट्रीज, जिनके ऊपर हम देख रहे हैं कि कोई भी आप बोल सकते हो कि फाउंडेशन नहीं है, उनको कितना टारगेट है कि उनको एमिशंस कम करने हैं, उन कंट्रीज को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन एनेक्स कंट्रीज, ठीक है। तो ये प्लीज आपको भूलना नहीं है कि एनेक्स कंट्रीज और नॉन एनेक्स कंट्रीज, और इंडिया जो है वो नॉन एनेक्स कंट्रीज का पार्ट है। अब मुझे बता दो फटाफट कमेंट सेक्शन में कि किगाली अमेंडमेंट जो हुआ है वो कौन से प्रोटोकॉल या कौन से कन्वेंशन में किया गया है, फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये क्वेश्चन था बेसिकली अबाउट हेरिटेज सिस्टम जो कि एग्रीकल्चर में बनाए जाते हैं। तो जो फाओ है, जिसका फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर होता है रोम और इटली में, और इसका जो मेन काम है बेसिकली इंश्योर करना है कि फूड सिक्योरिटी रहे, बट साथ में हम देख रहे हैं इसके अदर काम भी, जैसे पॉवर्टी एलिवेशन हो जाएगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वगैरह हो जाएगा, तो ये सब भी मेंटेन करना होता है। और ये स्टेटमेंट प्रीलिम्स में बहुत पहले पूछा जा चुका है कि फाओ के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या है। उसमें से 3 स्टेटमेंट्स दिए थे, एक में पॉवर्टी एलिवेशन भी था और लोग उसको गलत करके आते, जबकि सही है, क्योंकि खाना दोगे, पॉवर्टी एलिवेट करोगे, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स है जो फाओ के मेंशन है। तो अब देखो, फाओ जो है वो अकॉर्ड करता है स्टेटस ऑफ ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम्स टू ट्रेडिशनली एग्रीकल्चर सिस्टम्स। ओके, व्हाट इज द ओवरऑल गोल ऑफ दिस इनिशिएटिव। तो आपसे सीधे जिस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है वो है GIAHS, ठीक है, जिसको हम ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम्स। तो ये जो है हेरिटेज सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर वाले। अब देखो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, अज्यूम कर लो कि आपने पढ़ा ही नहीं है ये चीज़ क्या है, आप पहली बार सुन रहे हो उसको। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि इसको प्रोवाइड करना है मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग methods and financial support to local communities of identified GIHS so as to greatly enhance their agriculture productivity. ठीक है। 2 है to identify and safeguard the eco-friendly traditional farm practices and their associated landscapes and agriculture biodiversity and knowledge systems to the local communities. ठीक है। 3rd है to provide geographical indication status to all the varieties of agriculture produce in such identified GIAHS. अब मुझे बताओ, जहाँ पे भी ये वर्ड आता है ना, ऑल, एवरी, है ना, ये सब स्टेटमेंट्स तो हमेशा इनको कॉशन से ही पढ़ना, क्योंकि जनरली क्या होता है ये स्टेटमेंट्स एक्सट्रीम हो जाते हैं। मुझे बताओ, अगर ये क्या बोल रहा है कि सपोज आपने अज्यूम कर लिया कि कोई एरिया है, उसको आपने GIHS का टैग दे दिया, तो ऐसा होगा कि यहाँ पे उगने वाली सारी वैरायटी को आप GI टैग दे दोगे। तो ये तो कुछ absurd सा ही स्टेटमेंट लग रहा है, तो मुझे लग रहा है 3rd तो नहीं होना चाहिए, है ना। तो 3rd अगर मैं एलिमिनेट कर दूँ तो डायरेक्टली वैसे भी मेरा आंसर B आ रहा है। लेकिन अब हम 2 स्टेटमेंट्स और पढ़ते हैं, आपको पता लगेगा कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, और इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट साथ में आंसर नहीं हो सकते। समझ में आ रहा है आपको। देखो, ये पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि आप, इसका मतलब है GIHS का मतलब क्या होता है कि आप, है ना, अब आप ये देखो, पहले सबसे पहले तो स्टेटमेंट पढ़ोगे, GIHS सिस्टम किसको दिया जा रहा है, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम्स को, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अगर आप ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम को GIHS का टैग दे रहे हो, इसका मतलब है कि आप उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी दोगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट दोगे कम्युनिटीज को, ठीक है, ताकि आप उनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ा सको, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि आप आइडेंटिफाई करोगे और सेफगार्ड करोगे इको फ्रेंडली ट्रेडिशनल फार्म प्रैक्टिसेस को और उनके एसोसिएटेड लैंडस्केप्स को, एग्रीकल्चर बायोडाइवर्सिटी को, नॉलेज सिस्टम्स को ऑफ द लोकल कम्युनिटीज। मुझे बताओ, ये और ये दोनों कितने अलग है। ये बोल रहा है कि आपका, अगर आप मतलब ट्रेडिशनल तरीके से फार्मिंग कर रहे हो, तो हम आपको मॉडर्न इनपुट देने शुरू करेंगे ताकि आप मॉडर्न तरीके से फार्मिंग करो। और ये बोल रहा है कि आप जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस कर रहे हो उसी को कंटिन्यू रखने के लिए हम उसको सेफगार्ड करने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट और सेकंड साथ में तो नहीं हो सकते, इसका मतलब ये तो डेफिनेटली आंसर नहीं हो सकता,
ठीक है, और मुझे पता है फर्स्ट या सेकंड में से कोई एक तो आंसर होगा, या तो ये आंसर होगा या फिर बी और सी में से कोई आंसर होगा, मतलब फर्स्ट और सेकंड साथ में तो हो नहीं सकते। और मुझे ये पता है कि थर्ड स्टेटमेंट जो है वो भी गलत है, अगर थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है तो आंसर क्या आ गया, बी। ठीक है, तो मैं यही बता रही हूँ कि जरूरी नहीं है आपने हर चीज सुनी हो, बट उसको लॉजिकली अप्रोच करो एंड यू विल गेट द आंसर। बस थोड़ा पेशेंस रखो, देख के घबरा मत जाओ क्वेश्चन को कि यार ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है। पढ़ो तो सही एक बार, क्या पता ऑप्शंस आपस में इतना कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो कि आपको अपना आंसर मिल जाए। ठीक है, इंडिया में याद रखना 3 सिस्टम्स आते हैं ये GIHS के अंदर, इसमें एक हम देखेंगे, इसमें अभी आगे आएगा वैसे ये। तो GIHS का काम क्या होता है कि देखो, GIHS का मतलब क्या होता है कि सपोज कोई एरिया है, वहाँ पे एक बहुत ट्रेडिशनल तरीके का एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जा रहा है, और आपको लग रहा है कि अगर इसमें अगर मॉडर्न प्रैक्टिसेस घुसा दी जाए तो इसको थ्रेट हो सकता है, तो आप इस पूरे सिस्टम को प्रोटेक्ट करना चाहते हो। ठीक है, इसको कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी या ट्रेनिंग नहीं देना चाहते हो, बल्कि जैसा है उसको वैसा ही रखना चाहते हो। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये जो स्टेटमेंट है ये तो बिल्कुल भी हम देख रहे हैं कि सही नहीं था वो, और इसमें आ जाएगा कि जो ये मतलब ये जो GIHS सिस्टम्स होते हैं, बेसिकली इसमें क्या होता है कि आप इंश्योर करना चाहते हो कि फूड और लाइवलीहुड की सिक्योरिटी रहे, बायोडाइवर्सिटी का जो फंक्शन इकोसिस्टम अपना फंक्शन करता रहे, नॉलेज सिस्टम का एनहांसमेंट हो, कल्चरल वैल्यूज जो है लोगों की वहाँ पे, सोशल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह उनको भी बढ़ोतरी मिले, तो वाटर रिसोर्सेज का मैनेजमेंट वगैरह भी हो जाए। ठीक है, लेकिन इसके पहले आपका पता है होमवर्क क्या है, मैं आपको 2 GIHS सिस्टम्स तो बता रही हूँ, चलो मैं आपको तीनों ही बता देती हूँ, एक काम करती हूँ, नहीं तो क्या होगा ना कि होमवर्क के चक्कर में आप ढूंढोगे नहीं और फिर बाद में बोलोगे टीचर ने बताया नहीं। ठीक है, तो 3 सिस्टम्स हैं, एक है जम्मू कश्मीर में, एक है बेसिकली कोरापुट जो है उड़ीसा में, और एक है आपका कुतरनार जो है केरला में। तो जो हम हमारे यहाँ पे जो 3 तरह के फार्मिंग सिस्टम है, एक तो सैफरन फार्मिंग जो जम्मू कश्मीर में हो रही है, एक जो बेसिकली केरला में कुतरनार जो राइस होती है जहाँ पे एक्वाकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है, बिलो सी लेवल फार्मिंग वगैरह हो जाएगी, और एक हो जाएगा बेसिकली आपका कोरापुट जो उड़ीसा में है। यहाँ पे आप देखोगे इन 3 सिस्टम्स को, एग्रीकल्चर सिस्टम्स को, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसिंग सिस्टम्स को GIHS का टैग दिया गया है इंडिया में। ठीक है, चलो अब हमने तुम्हें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे दी। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बोलता है कि कौन सा द फॉलोइंग आर द की फीचर्स ऑफ नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। ठीक है, पहला ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी के बारे में। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी किसके अंदर बनाई गई थी, नमामि गंगे प्रोग्राम, वो है ना, निर्मल धारा अविरल धारा, ठीक है, और स्वच्छ किनारा, यही तो है ना इसका टैगलाइन, निर्मल धारा अविरल धारा स्वच्छ किनारा। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा नमामि गंगे में, और नमामि गंगे में आपको ऑर्गेनाइजेशन सेटअप पता होना चाहिए कि भाई आपने नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी बना दी, आपने फिर नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, स्टेट लेवल पे क्या कमेटी बनाई है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या एग्जीक्यूटिव कमेटीज वगैरह बनाई है ना, नेशनल मैनेजमेंट फॉर क्लीन गंगा जो बनाया है आपने, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या फंड बनाए जा रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें सरकार ने ऑलरेडी 12,000 करोड़ रुपए जो है खर्च कर दिए हैं, और 20,000 करोड़ का इसका बजट है, इसमें क्या कुछ बेनिफिट हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि मेन्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ही आप बोल सकते हो कि याद रखना, इंडिया में स्पेशली UPSC के एग्जाम में वो लोग क्या करते हैं, जब कोई स्कीम को 3 साल 5 साल हो जाते हैं ना, और इसके बारे में आप देखोगे कहीं ना कहीं बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में आ रहा है, या फिर ये इकोनॉमिक सर्वे वगैरह में कवर किया गया है, तो ऐसी फ्लैगशिप स्कीम्स को वो लोग मेंस के आंसर्स में, मेंस के क्वेश्चंस मेंस में पूछ रहे हैं। ठीक है, वो लोग क्या करेंगे, जैसे आप हमेशा देखना कि स्वच्छ भारत अभियान का एनालिसिस कर दो, स्मार्ट सिटी मिशन का बता दो, फिर नमामि गंगे के बारे में पूछ सकते हैं, है ना। तो जैसे उन्होंने वो JN जो जवाहरलाल नेहरू ये वाला प्रोग्राम था अपना, अर्बन रिन्यूअल प्रोग्राम था, जो कि बेसिकली अभी चेंज हो चुका है ना, तो वो वाले प्रोग्राम के बारे में पूछा था, अमृत वाले। तो हमेशा देखना जो फ्लैगशिप स्कीम्स होती है ना सरकार की, वो तो पढ़ ही लेना। जैसे आयुष्मान भारत आपको पढ़नी ही पढ़नी है, ये प्लीज कहीं लिख लो, आयुष्मान भारत आपको पढ़नी है, इसका कंप्लीट एनालिसिस पता होना चाहिए आपको कि इसके प्रोज क्या है, इसके कॉन्स क्या है, इसमें क्या क्या हो रहा है, एग्जैक्टली इसके अंदर क्या फीचर्स हैं, और आयुष्मान भारत के बारे में पक्का प्रिंट भी पूछा जा सकता है, ये इकोनॉमिक सर्वे में भी कवर हुआ है इस साल के, तो प्लीज उसको पढ़ लेना, है ना। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो ये बोल रहा है कि रिवर बेसिन जो होता है ये यूनिट है प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का। दूसरा ये बोल रहा है कि ये इसमें आप है ना रिवर कंजर्वेशन जो एफर्ट्स हैं वो नेशनल लेवल पे लिए जाएंगे, ये जो होगा बेसिकली नेशनल लेवल वाले एफर्ट्स जो होंगे उनको लीड करेगा। फिर तीसरा इसमें बोल रहा है कि वन ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स जो है स्टेट के, थ्रू विच गंगा फ्लोज, बिकम्स द चेयरमैन ऑफ द NGBRA ऑन अ रोटेशन बेसिस। अब मुझे बताओ इसमें आपको कुछ पता है या नहीं पता है। अब मुझे बताओ कि ये क्या बात कर रहा है, ये बात कर रहा है नमामि गंगे में जो आपने नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी बनाई है उसके बारे में बात कर रहा है। तो ये जो नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी है, तो इसका मतलब क्या है कि ये रिवर बेसिन को लेके काम कर रही है, मतलब गंगा रिवर बेसिन को लेके काम करेगी, तो ऑब्वियसली रिवर बेसिन जो होगा वो तो यूनिट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट होगा ही होगा। तो 1 स्टेटमेंट तो राइट है, तो इसका मतलब B तो आंसर हो नहीं सकता। अब ये फिर ये, इसका मतलब है कि इसमें 2 स्टेटमेंट्स तो कोई ना कोई सही है।
दूसरा ये बोल रहा है कि देखो ये आप अथॉरिटी क्यों बना रहे हो, ऑब्वियसली गंगा रिवर बेसिन को बचाने के लिए बना रहे हो, कंजर्वेशन करने के लिए बना रहे हो, पोल्यूशन कम करने के लिए बना रहे हो। तो इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी राइट ही लग रहा है, कि इसमें कुछ गलत तो है नहीं ना, कि आप रिवर कंजर्वेशन एफर्ट्स ही करना चाहते हो और सिर्फ नेशनल लेवल की बॉडी है इसलिए नेशनल लेवल पे करोगे। अगर स्टेट गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी होती तो स्टेट लेवल पे करते, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका कि सेकंड स्टेटमेंट भी राइट है। तो फर्स्ट एंड 2 हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो ए होगा या डी होगा, डिपेंडिंग की थर्ड स्टेटमेंट क्या है। अब थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है, ये आपको ना पता होना चाहिए, क्योंकि ये आप यहाँ तुक्का नहीं मार सकते, सॉरी, है ना। तो इसके लिए तो एजुकेटेड गेस भी काम नहीं आएगा, ये आपको पता ही होना चाहिए कि ये जो अथॉरिटी है इसमें क्या होगा कि आपका जो चीफ मिनिस्टर, जैसे हम देख रहे हैं कि गंगा जो है वो इतनी स्टेट से फ्लो हो रही है, सपोज 5 स्टेट से फ्लो हो रही है, तो इन 5 स्टेट्स का ये वाला स्टेटमेंट बोल रही है कि इनके बारी बारी से चीफ मिनिस्टर जो होंगे इस बॉडी के हेड बनेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं है। ये आंसर स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि एक्चुअली जो हमारे ये मिनिस्टर होते हैं ना गंगा रिवर वाले, ठीक है, वही इसके हेड बनते हैं। तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट तो इसमें रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ए, विच इज़ 1 और 2। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। यस, इसका आंसर है ए, ठीक है। तो नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, ठीक है, ये एक एम्पावर्ड आप बता अथॉरिटी है जो कि प्लान करेगी, फाइनेंस करेगी, मॉनिटर करेगी, कोऑर्डिनेट करेगी गंगा रिवर पे जो होने वाले काम है उन सबको। और मैंने आपको पहले ही बताया था एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ये पूरी चीज़ें करी जाती हैं, ठीक है। और ये देख लो, सॉरी, अब मुझे ये क्या बोल रहा था कि बारी बारी से चेयरपर्सन कौन बनेगा, NGBRA का ये चीफ मिनिस्टर बनेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन कौन है, प्राइम मिनिस्टर इटसेल्फ, क्योंकि हमारे नमामि गंगे के आपको पता ही होगा कि वो गंगा को लेके कितना ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, ठीक है। अब आप देखोगे की फीचर्स क्या है इस न्यू अप्रोच ऑफ NG नरेगा के, ये NG नरेगा बोल रही हूँ, NGRBA के, कि रिवर बेसिन जो होगा इसका यूनिट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट है, ठीक है। ये एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ रिवर्स के लिए। अकॉर्डिंगली अ न्यू इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म इन द फॉर्म ऑफ नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी विल स्पीयरहेड रिवर कंजर्वेशन एफर्ट्स एट नेशनल लेवल एंड इम्प्लीमेंटेशन जो होगा इसका स्टेट एजेंसीज या लोकल बॉडीज द्वारा होगा, क्योंकि नेशनल लेवल पे तो क्लीन नहीं कर सकते ना आप गंगा को तो आपको क्लीन करने के लिए स्टेट के पास ही जाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, जो मिनिमम इकोलॉजिकल फ्लो है फॉर द एंटायर गंगा, वो बेसिकली ये मतलब एक मॉडलिंग एक्सरसाइज की जाएगी। इसके अंदर क्या होगा, अप्रोप्रिएट स्टेप्स लिए जाएंगे ताकि आप कोऑपरेट कर सको स्टेट्स के साथ टू रेगुलेट करने के लिए वाटर एब्स्ट्रैक्शन या मतलब वो रिवर के इकोलॉजिकल फ्लो को मेंटेन करने के लिए। और इस इकोलॉजिकल फ्लो ऑफ रिवर को हम लोग क्या बोलते हैं, ई फ्लो भी बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लो नहीं है, ये बेसिकली इकोलॉजिकल फ्लो है, वो मिनिमम फ्लो है रिवर का जिसमें उसकी जो सेल्फ क्लीनिंग प्रॉपर्टीज है ना वो मेंटेन रहती है, उसके जो कल्चरल, बायोलॉजिकल, उसके जो मतलब जो एस्पेक्ट्स है ना रिवर के, मतलब न्यूट्रिएंट एस्पेक्ट्स वगैरह, वो सब मेंटेन रहते हैं और वो खुद से ही सारा काम कर सकती है, ठीक है। और ऑब्वियसली हम देख रहे हैं रिवर कंजर्वेशन में करोगे तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्व कर ही लोगे। और हमें पता है कि जो गैंजेटिक डॉल्फिन्स हो गई, वहाँ पे कितने तरीके के टर्टल्स हो जाएंगे, इवन घड़ियाल्स वगैरह हो जाएंगे, फिशेज हो जाएंगी, कितनी सारी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, इवन क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं जो गंगा के रिवर इकोसिस्टम का पार्ट है, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले बताया था कि गंगा कंजर्वेशन जो है वो इंडिया में बहुत सालों से चल रहा है, ऐसा नहीं है कि ये आज शुरू हुआ है। 1980s में हमने रिवर क्लीनिंग का काम शुरू कर दिया था, ठीक है। इसमें यमुना एक्शन प्लान भी आता है, गंगा एक्शन प्लान भी आता है। गंगा एक्शन प्लान तो 2 बार लिया था, फर्स्ट और सेकंड, और विश्वास मानो कि दोनों भी प्लान फेल हो चुके हैं, ठीक है। ये बिल्कुल भी फेल थे, इनका कोई आप मतलब नतीजा निकल के नहीं आया था। और फाइनली जो नमामि गंगे प्रोग्राम है ये आपके इकोनॉमिक सर्वे में कवर्ड है कि हाउ नमामि गंगे प्रोग्राम इज डिफरेंट, कि जो अपने गंगा एक्शन प्लान 1 या 2 आए हैं और क्यों नमामि गंगे प्रोग्राम के ज़्यादा चांसेस है सक्सेस होने के। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ जाके एक बार टॉपिक पढ़ लेना नमामि गंगे, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करना। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 35। वो बोलता है कि इसमें से कौन सा मतलब चीज़ जो है वो एसोसिएटेड है कंट्रोल और फेजिंग आउट ऑफ यूज ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज। अरे यार, ये तो मैंने गलती से ही आपको आंसर बता दिया, फटाफट बता दो इसका आंसर क्या है। वेरी राइट यू आर, एंड इसका आंसर है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। ये तो हमने डिस्कस ही किया था, वियना कन्वेंशन के बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था, जो कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज होते हैं। जैसे कौन कौन से हो जाएंगे आपके, बेसिकली CFC टाइप्स एलिमेंट हो जाएंगे, है ना। फिर आपके SF6 आपके जो ये क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वगैरह, तो HCFCs, तो ये सब हम देख रहे हैं कि आपको फेज आउट करने हैं ताकि आप अपने जो ओजोन है उसको प्रोटेक्ट कर सको, ठीक है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो जाएगा, ये आपका प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन जो है वो कम करने के लिए था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ईजी था। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बात कर रहा है Rio+20 कॉन्फ्रेंस की, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। ये 2012 वाली कॉन्फ्रेंस है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अरे बाप रे, सॉरी, मैंने आपको आंसर ही बता दिया। तो ये जो है Rio+20 कॉन्फ्रेंस, ये कौन सी है,
बता दो भाई, अब तो आंसर भी बता दिया मैंने गलती से, आई एम सो सॉरी। इसका आंसर अब तो पता ही होगा कि आंसर है ए, है ना। हमने कितनी बार डिस्कस किया है, तो देख रहे हो आप क्वेश्चंस कितनी ईजी हो जाते हैं जब आप किसी मेंटोर के साथ, किसी बंदे के साथ बैठ के डिस्कस भी कर लेते हो ना। आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ रिमेंबरिंग, उस चीज़ को याद करने का जो आपका प्रोबेबिलिटी है ना, वो बहुत बढ़ जाता है, एटलीस्ट 10 टाइम्स बढ़ जाता है, क्योंकि आपने किसी के मुंह से वो बात सुनी है। ठीक है, तो अब आप देख लो, इसलिए ऐसा बोलते हैं कि लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन में प्लीज़ आप किसी से डिस्कस करते रहिए अपनी अपनी स्ट्रैटेजी को, अपने आंसर्स को, किसी से डिस्कशन करिए मेंस आंसर्स को, ऐसे आंसर को, ताकि आपको याद होती रहें चीज़ें, है ना। आपको फिगर्स अगर याद करने हैं कि इंडिया में भैया कितना रिन्यूएबल एनर्जी है, तो याद करो ना कि इंडिया की एनर्जी कितनी है। अराउंड हम देख रहे हैं कि 368 आप देखोगे गीगावाट्स है हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट, उसमें से आप देखोगे 86 गीगावाट जो है रिन्यूएबल एनर्जी है। अब इसमें से भी मैं आपको बता सकती हूँ कि ऑलमोस्ट 1.9 गीगावाट जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी है। ठीक है, ऑलमोस्ट 45 गीगावाट के आसपास हमारी हाइड्रो पावर है, जिसको आजकल हम रिन्यूएबल एनर्जी में मानते हैं। ठीक है, इसके अलावा 34 गीगावाट सोलर है, 36 गीगावाट हमारी विंड एनर्जी है, इसके अलावा 9 गीगावाट हमारी बायोमास एनर्जी है। तो ये देख लो, ये ऐसे फिगर्स पता है मुझे कैसे याद रहते हैं, बिकॉज मैं उनको डिस्कस करती हूँ, बिकॉज मैं आप लोगों के साथ बैठ के आपके साथ पढ़ती हूँ, है ना। तो मुझे भी ये इतनी बार पढ़ाती हूँ कि मुझे रिवाइज हो जाता है और मुझे याद रह जाते हैं फिगर्स। तो आप भी इनको ऐसे याद करिए। और अगर आपको थर्मल एनर्जी याद रखनी है तो 368 का 65 से 67% कर लो, उतना आपका थर्मल एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको फिगर्स याद करने हैं, इवन मेंस के आंसर्स में लिख के आने हैं। ठीक है, तो अब हम ये रियो +20 का कुछ ओवरव्यू यहाँ पे लिख रखा है, तो ये आप एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा। और याद रखना कि ब्राजील में होती है 1992 की कॉन्फ्रेंस, फिर हम देख रहे हैं जोहान्सबर्ग में होती है, 2012 की कॉन्फ्रेंस फिर से ब्राजील में होती है। तो कंफ्यूज मत होना, एक बार अगर कभी क्वेश्चन आ भी जाए तो ब्राजील के आगे देख लेना कि 1992 लिखा है या 2012, कहीं ऐसा ना हो कि लिखा 2012, पूछो 2012 के बारे में और 1992 समझ के उसको मार्क कराओ आंसर। ठीक है, तो ऐसी सिली मिस्टेक्स बिल्कुल अवॉइड करना। और याद रखना कि इसी कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, जैसे 1987 की जो ब्रंटलैंड कमीशन की रिपोर्ट आई थी, इसका जो टाइटल था वो था द आर कॉमन फ्यूचर। ये प्लीज इन रिपोर्ट का नाम लिख लो कहीं पे, प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो 1987 की ब्रंटलैंड कमीशन की रिपोर्ट थी उसका नाम क्या था, आर कॉमन फ्यूचर, लेकिन जो 2012 में एक रिपोर्ट आई थी उसका नाम था द फ्यूचर वी वांट। ठीक है, तो ये चीजें आपको दोनों याद रखनी है। द फ्यूचर हमें चाहिए जैसा वो आया था 2012 में, हमारा कॉमन फ्यूचर क्या हो सकता है वो आया था 1987 में। ठीक है, ब्रंटलैंड कमीशन की रिपोर्ट में। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्रीन क्लाइमेट फंड, जिसके बारे में हमने बात कर चुकी है, आर करेक्ट। पहला, इट इज इंटेंडेड टू असिस्ट द डेवलपिंग कंट्रीज इन अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन प्रैक्टिसेस टू काउंटर क्लाइमेट चेंज। ठीक है, एंड इट इज फाउंडेड अंडर द एजेस ऑफ यूएनईपी, ओईसीडी, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड वर्ल्ड बैंक। सबसे पहले तो आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए इसमें कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, अब्रप्टली रॉन्ग है, वो है सेकंड स्टेटमेंट। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि ग्रीन क्लाइमेट फंड किसके अंदर बनाया गया है, ये क्लाइमेट चेंज के लिए बनाया गया ना, तो UNFCCC के अंदर बनाया गया है। इसका ये OECD, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो फिर इसके आंसर में मुझे बताओ, आपको क्या पता है कि ए स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है। तो ए स्टेटमेंट में सबसे पहले तो ये पढ़ो कि क्या लिखा हुआ है, ये किसको असिस्ट कर रहा है, डेवलपिंग कंट्रीज को, जो राइट है। आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन क्लाइमेट फंड के अंदर हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम बेसिकली पैसा इकट्ठा, ये देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन क्लाइमेट फंड आया कब था। ग्रीन क्लाइमेट फंड जैसा नाम बताता है, ये बेसिकली उन एक्टिविटीज को सपोर्ट करने के लिए जो ग्रीनर क्लाइमेट की तरफ जाना चाहती है। ठीक है, ये जो था ये 2010 में साउथ कोरिया में आया था, इसका हेडक्वार्टर है इंक्योन में, अभी अगर आप देखोगे, और ये 2010 में आया था। फिर हम देख रहे हैं कि इसमें क्या हुआ कि जब पेरिस क्लाइमेट डील वगैरह होती है तो इसके अंदर डिसाइड किया गया कि ग्रीन क्लाइमेट फंड के अंदर ही डेवलप्ड कंट्रीज जो होंगी इसी के माध्यम से डेवलपिंग कंट्रीज को असिस्टेंस देंगी। ठीक है, पैसे का, फाइनेंस का, ताकि वो ग्रीनर क्लाइमेट की तरफ जा सकें। तो इसमें क्या था कि इसमें बोला गया कि 2020 तक तो हम $100 बिलियन इकट्ठे करेंगे। ठीक है, डेवलप कंट्रीज जो होंगी इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे टोटल मिला के। लेकिन 2020 के बाद हर साल मतलब 2021 तक, 2022 तक, तो हर एक साल में $100 बिलियन देना पड़ेगा डेवलप कंट्रीज को, ताकि वो डेवलपिंग कंट्रीज को फाइनेंस कर सके। तो मतलब 2020 तक 5 साल में तो $100 बिलियन इकट्ठा होगा, लेकिन उसके बाद हर साल में $100 बिलियन इकट्ठा होना चाहिए। ठीक है, तो इसका ए स्टेटमेंट तो राइट है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज को ही फाइनेंस दिया जाएगा ताकि वो काउंटर कर सके क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट वगैरह, जिसमें उनका कोई हाथ नहीं है, जिसमें ज्यादातर जो किया है वो काम किया है डेवलप्ड कंट्रीज ने, तो इसलिए उनको भरपाई तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देख लो आंसर है ए। ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है ये फंड है जो UNFCCC के अंदर बनाया गया है। सबसे पहले तो UNFCCC का फुल फॉर्म याद रखना, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये कन्वेंशन वाला जो सी है ना, ये मत खा जाना। ठीक है, टू सपोर्ट द एफर्ट्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, ताकि आप रिस्पॉन्ड कर सको चैलेंज ऑफ क्लाइमेट चेंज। एंड GCF जो था ये फाउंडेड है एज अ मैकेनिस्टो, ये डिस्ट्रीब्यूट मनी है। बेसिकली मेरे को पता है ना, डेवलप से डेवलपमेंट की तरफ मनी डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि वो अडाप्ट कर सके और काउंटर कर सके क्लाइमेट चेंज जो उनको विटनेस किया जा रहा है उसको। ठीक है,
और ये 2010 में आ गया था। और मैंने आपको बता ही दिया है कि ये जो है इसमें लिखा हुआ है सोंगडो है। एक बार एक चेक कर लेना, आई थिंक ये इंक्योन शिफ्ट हो गया है। फिर भी ठीक है, मैं इसको एक बार कंफर्म करके आपको बताती हूँ कि इंक्योन में है या सोंगडो में है, लेकिन कोरिया में है इतना तो श्योर है। ठीक है। वैसे ही आपको पता है कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का रियल नाम क्या है उनका? हम साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया नहीं है, साउथ कोरिया को बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ कोरिया, और नॉर्थ कोरिया जो कि एक्चुअली डिक्टेटरशिप टाइप्स है उसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया। आई नो ये बहुत ही ज़्यादा, हाँ, मतलब होता है ना, आयरनी वाली बात है, लेकिन ये प्लीज़ याद रखना कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया नॉर्थ कोरिया का नाम है। ठीक है, ओके। तो ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, लेकिन इसके बाद ना आपको ये 2 फंड और हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक है बेसिकली आपका स्पेशल, एक तो ये आपका, देखो इसमें 3 फंड आपको पता होना चाहिए। एक तो है ग्रीन क्लाइमेट फंड, एक है आपका अडेप्टेशन फंड, ठीक है, और एक है बेसिकली स्पेशल, आई थिंक स्पेशल असिस्टेंस फंड है फॉर क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ऐसा करके है। तो ये 3 फंड्स जो है ना, ये तीनों के तीनों आप कहीं ना कहीं देखोगे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। कोई डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, तो कोई लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज के लिए है, पर एफर्ट उनका ये है कि उनको मिटिगेट करना है। तो अब आपका काम क्या है कि कमेंट बॉक्स में जाके लिखो कि ग्रीन क्लाइमेट फंड, अडेप्टेशन फंड और SAFCC कब आए थे। ठीक है, किसी कौन से मैकेनिज्म के अंदर आते हैं, इनको पैसे कहाँ से आते हैं। जैसे अडेप्टेशन फंड का जो पैसा होता है मेजरली CDM से आता है, जो क्योटो प्रोटोकॉल वाला पैसा होता है वो यहाँ से आता है। तो ग्रीन क्लाइमेट फंड में पैसा कहाँ से आ रहा है, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, या फिर हम देख रहे हैं कंट्रीज कंट्रीब्यूट कर रही है, जो तो हमने देख ही लिया, लेकिन ये SAFCC में कहाँ से आ रहा है, तो ये सब पता होना चाहिए आपको। फिर इन तीनों में फर्क क्या है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, आपका ही रिविजन होगा। फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ, जो बात करता है बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप। ठीक है, अब ये जो है ना, ये है बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन, नहीं आता तो छोड़ देना, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी, पता है मेरा जो स्ट्रैटेजी है ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का, मैंने देखा है कि जनरली जितने भी फंड वाली चीज़ें जो होती है ना, जो भी स्पेशली क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल फॉरेस्ट टाइप की जो चीज़ें होती हैं, ये जो फंड बनाने का काम होता है ना, ये कोई इकोनॉमिक बॉडी ही करेगी जिसके पास पैसे देने और लेने की क्षमता हो। तो UNEP के पास तो है नहीं, फंड बना के करके लेगा, आखिर में तो पैसे मांगने पड़ेंगे। तो कौन कर सकता है? कोई बैंक ही कर सकता है। तो इसलिए मैं तो सी, अगर मैं क्वेश्चन को देखती, अगर मैं करती, सपोज मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना, तो मैं पता है इसको सोचती कि यार ये UNEP तो नहीं हो सकता, अब इन तीनों में से होगा। मुझे बताओ IMF को आप कभी भी आपने सुना है लाइफ में कभी भी कि वो फॉरेस्ट इनिशिएटिव्स और इन सब इनिशिएटिव को सपोर्ट कर रहा है? नहीं। IMF जो है वो टोटली आप देख सकते हो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, कंटेंजेंसी मनी जो होता है, इन सब में डील करता है। बेसिकली इसका काम ही यही है कि अगर कोई कंट्री फंसी हुई है, बहुत पैसे की जुगाड़ चाहिए, तो फिर उसको बेल आउट करना। तो IMF जो है जनरली ऐसी सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होता, तो IMF भी नहीं हो सकता। अब जो मेरे पास कंफ्यूजन है वो ये है, आइदर A होगा या D होगा। सिंस यहाँ पे ऐसा कुछ एशिया नाम की कोई चीज़ मेंशन नहीं करी है, और जनरली हमें पता है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो होता है वो फंड करता है प्रोजेक्ट्स को जो एशियन कंट्रीज में हो रहे हैं, है ना, मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स इसके वही होते हैं। तो यहाँ पे सिंस एशिया नहीं मेंशन किया है, तो इसका आंसर जो होगा वो A नहीं होगा बल्कि D होगा, और इसका आंसर एक्चुअली DE है। ठीक है, तो मैं आपको बता रही हूँ एलिमिनेशन टेक्निक्स, मतलब ये एलिमिनेशन टेक्निक्स में पता है आउट ऑफ प्रैक्टिस, आउट ऑफ इतने साल का एक्सपीरियंस है वो, जो तो मैं बता पा रही हूँ कि, और ये मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं तो आपको अर्ज करूंगी कि प्लीज आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो ऐसी जो मैं एलिमिनेशन टेक्निक्स आपको सिखा रही हूँ आप जाके अप्लाई करो, तब आपको पता लगेगा कि जो टीचर आपको पढ़ा रहा है या जो आपका मेंटर है वो एक्चुअली कितना क्वालिफाइड है। बिकॉज तभी तो आप टेस्ट कर पाओगे कि क्या ये टेक्निक्स आपकी एलिमिनेशन टेक्निक्स काम आ रही है या नहीं आ रही है ना। तो एक बार इसका हम आंसर देख लेते हैं, पता लगा कि आंसर ही रॉन्ग हो जाए, तो इसका आंसर है D। मैंने बोला था ना वर्ल्ड बैंक है इसका आंसर। ठीक है, तो ये जो बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव है ये सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप के लिए, ये एक मल्टीलैटरल फंड था जो वर्ल्ड बैंक के अंदर बनाया गया था। ठीक है, इसको सपोर्ट कौन करेंगे? डोनर गवर्नमेंट वगैरह करेंगे, और वर्ल्ड बैंक इसको मैनेज करेगा। ऐसी एक और फंड है जिसको वर्ल्ड बैंक मैनेज करता है, वो है आपका ये GEF। ठीक है, इसके बारे में आप मुझे बताने वाले हो कमेंट सेक्शन में कि GEF क्या है। ठीक है, ये प्रमोट करता है रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने के लिए, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन से छुटकारा पाने के लिए, और एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को सपोर्ट वगैरह करने के लिए। ठीक है, तो ये वर्ल्ड बैंक के अंदर आप देखोगे और भी 2 फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं REDD+ के लिए। उसमें एक तो ये वाली पार्टनरशिप फैसिलिटी है, फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी, और दूसरा है ये बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव। ठीक है, जिसके बारे में ऑलरेडी आपसे पूछ लिया गया है। अब आते हैं हम नेक्स्ट, वाओ, मतलब इससे ज़्यादा और कुछ हो ही नहीं सकता कि वर्ल्ड बैंक के 2 फंड्स, एक तो हो गया आपका बायोकार्बन और दूसरी होगी फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी, दोनों के बारे में पूछ लिया। वाओ, तो देखो अब 39 क्वेश्चन देखो, विद रेफरेंस टू फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला कि ये ग्लोबल पार्टनरशिप है गवर्नमेंट की, बिजनेसेस की, सिविल सोसाइटी एंड इंडिजीनियस पीपल की। ये प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल एड टू यूनिवर्सिटीज, इंडिविजुअल साइंटिस्ट इंस्टीट्यूशन जो कि इन्वॉल्व है साइंटिफिक फॉरेस्ट्री रिसर्च टू डेवलप इको फ्रेंडली एंड क्लाइमेट एडेप्शन टेक्नोलॉजीज फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। और तीसरा कि असिस्ट करते हैं कंट्रीज को REDD+ में एफर्ट्स में बाय प्रोवाइडिंग देम विद फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस।
अब यार ये तो हमने अभी ही पढ़ा है, और आपने अगर गलती से भी वो स्लाइड थोड़ी सी भी देख लोगी तो आपको वैसे ही इसका आंसर पता लग गया होगा, है ना। इसका आंसर क्या है मुझे बता दो फटाफट। तो हमें ये तो पता है कि ये बेसिकली वर्ल्ड बैंक के अंदर आएगा, ठीक है। और ऑब्वियसली हमने देखा था ना, आप एक गवर्नमेंट भी है, सिविल सोसाइटीज वगैरह भी हैं, ताकि आप है ना फॉरेस्ट, बेसिकली आप एक फॉरेस्ट कार्बन को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको एनहांस करने के लिए, उसमें जो रेड प्लस के जैसे एमिशंस हो रहे हैं वो सब कम करने के लिए, हटाने के लिए आप उसमें एक पार्टनरशिप डेवलप कर रहे हो। पार्टनरशिप सिर्फ कंट्रीज के बीच में तो होगी नहीं, तो ट्रीटी कर लेते, तो उसमें बिजनेसेस भी होंगे, सिविल सोसाइटी भी होगी, लोग भी होंगे वहाँ पे रहने वाले। तो ए स्टेटमेंट तो राइट है, ठीक है। इसका मतलब 1 तो होना चाहिए, तो इसका आंसर बी तो नहीं हो सकता, ठीक है। इसके बाद आ जाओ आप, अब देखो कि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट में, थर्ड बोल रहा है कि कंट्रीज को असेस करेगा रेड प्लस के लिए, वो तो हमने पढ़ा ही था ना कि रेड प्लस से एसोसिएटेड है, तो रेड प्लस तो राइट है इसमें, तो थर्ड स्टेटमेंट तो होना ही चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये नहीं हो सकता, है ना, और ये तो हो नहीं सकता, तो बचा क्या, सी और डी। अब आप देख लो सेकंड स्टेटमेंट कि ये प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल एड टू यूनिवर्सिटीज। अब मुझे बताओ ये क्या फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करेगा, वो यूनिवर्सिटीज, इंडिविजुअल साइंटिस्ट वगैरह को? नहीं भाई, ये कोई फाइनेंशियल एड वगैरह प्रोवाइड नहीं करेगा। ये जो होता है ना बेसिकली सिर्फ टेक्निकल असिस्टेंस वगैरह प्रोवाइड करता है, ताकि अपनी कैपेसिटी बिल्ड कर सके वो रेड प्लस को इनिशिएट करने के लिए। ये फाइनेंशियल एड एज सच हमने तो कहीं पढ़ा भी नहीं है वैसे भी ये, और तो ये होगा भी नहीं, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये तभी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, स्पेशली ये वाला चीज अगर आपको पता हो। तो मैं तो बोलूंगी ऐसे क्वेश्चन में जहाँ इतना डाउट हो, वहां देख लो कि पहले कितना पेपर अटेम्प्ट कर लिया, और आपको लग रहा है कि यार अभी 1-2 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करने बाकी है, तब ऐसे चांस लेना, नहीं तो छोड़ के आ जाना, ठीक है। क्योंकि इसमें सेकंड स्टेटमेंट बहुत स्पेसिफिक है, आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल एड दे रहा है या नहीं दे रहा है, ठीक है। वैसे ये नहीं दे रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, है ना। तो फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी जो है बेसिकली एक ग्लोबल पार्टनरशिप है, जैसा हमने पढ़ा था, गवर्नमेंट की, बिजनेसेस की, सोसाइटी की, इंडिजिनियस पीपल की, जो कि एमिशंस कम करना चाहता है वो रेड प्लस वाले इनिशिएटिव के अंदर। और वर्ल्ड बैंक जो है इसका ट्रस्टी और सेक्रेटेरिएट भी है। और इसकी जो 4 स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स जो है ना, वो यही है कि कंट्रीज को कैसे असिस्ट किया जाए, उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी बढ़ाई जाए, उनको टेक्निकल असिस्टेंस दिया जाए, ठीक है, ताकि वो रेड प्लस को इंप्लीमेंट कर सके, ठीक है। लेकिन कोई असिस्टेंस ऐसा यूनिवर्सिटीज और साइंटिस्ट और इंस्टीट्यूशन को नहीं दिया जाएगा। जनरली याद रखना कि इतनी बड़ी फैसिलिटी एक इंडिविजुअल साइंटिस्ट को कैसे आप पैसे दोगे यार, मतलब वैसे भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप लॉजिकली जाओ तो मतलब ये पॉसिबल भी नहीं है कि आप एक इंडिविजुअल साइंटिस्ट को दो। अगर यहाँ पे सिर्फ यूनिवर्सिटीज होता, बिजनेसेस होता, तो हो सकता है कि मैं कंफ्यूज हो जाती, लेकिन अगर साइंटिस्ट यहाँ पे मैंशन है तो डेफिनेटली आंसर वो ऑप्शन स्टेटमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये रेड प्लस तो हमने पहले भी समझा है, तो ये अब आप एक बार खुद से पढ़ेंगे, क्योंकि रेड प्लस हमने पहले भी समझा है कि रेड प्लस का मतलब क्या होता है, रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। प्लस का मैंने आपको पहले बता देता कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आती है, जैसे आप कार्बन सिंक वगैरह क्रिएट करने का कोशिश करोगे, जो फॉरेस्ट स्टॉक है उसको और बेटर करने का कोशिश करोगे, ठीक है। अब आते हैं हम 42nd क्वेश्चन की तरफ, जो है बेसिकली आपका कि ये जो टर्म है इंड आर्क, भाई ये तो बहुत ही ज्यादा न्यूज में था, और ये तो पता भी होना चाहिए आपको, ये किससे रिलेटेड है, बताना जरा फटाफट। ये आर्कटिक है, एंटार्क्टिक है? यार ये तो बहुत ईजी है। ये एक्चुअली ना आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले तो है ना आपको पता होना चाहिए कि इंडिया ने ना अपने कुछ रिसर्च फैसिलिटीज है जो हमने आर्कटिक ओशन में और एंटार्क्टिक ओशन में दोनों में डाल रखे हैं। एंटार्क्टिक में तो आपको पता ही होगा, हमारी दक्षिण गंगा, भारती और मैत्री, है ना, ये 3 रिसर्च स्टेशन थे। और वैसे ही हमने आर्कटिक में जो डाल रखा था वो था इंडार्क और एक हिमाद्री, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि कंफ्यूजन होने का कोई चांस नहीं है, तो हिमाद्री और इंडार्क हो जाएगा आर्कटिक वाला, और एंटार्क्टिक वाले दक्षिण गंगोत्री, भारतीय और मैत्री, ठीक है। अब इसमें से आपका होमवर्क पता है क्या है, ये बताना कि आर्कटिक और एंटार्क्टिक में कौन से स्टेशन एक्चुअली काम कर रहे हैं, ठीक है, या कौन सी ऑब्जर्वेटरीज जो है वो काम कर रही हैं। वैसे इसका आंसर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसका आंसर है डी, कि अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी है, साइंटिफिकली स्टडी करती है आर्कटिक रीजन को। और पता है कहीं ना कहीं ये है ना स्टडी करके बताएगी कि कैसे पोलर जो क्लाइमेट है उसमें अगर चेंजेस होंगे तो कैसे इंडियन क्लाइमेट को अफेक्ट करेगा, कैसे हमारे मानसून इफेक्ट हो सकते हैं, इससे क्या एक्सट्रीम ग्लोबल इवेंट्स वगैरह जो होते हैं उसमें फर्क पड़ सकता है, कैसे विंड सर्कुलेशन और ओशन करंट्स में फर्क पड़ सकता है, ठीक है। तो ये देख लो कि इंडार्क जो है वो बेसिकली इंडिया की पहली अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी है, जो बेसिकली कॉन्ग्स जॉर्डन पे है, ठीक है। जॉर्ज जो है ना वहाँ पे, अभी जो जॉर्ज होते हैं ये क्या होते हैं, जॉर्ज आपको पता होगा कि क्या होता है, कि हमारे जब ये जो होते हैं, ये जो ग्लेशियल, जिसको हम लोग कास्ट टोपोग्राफी कहते हैं, याद है आपको, कास्ट टोपोग्राफी कहते हैं इसको। कौन सी टोपोग्राफी कहते हैं, जो ग्लेशियल उससे बनती है, जो हमारे ग्लेशियर्स बनाते हैं, उन टोपोग्राफी का नाम क्या होता है, जो हम लैंडफॉर्म्स पढ़ते हैं ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स बोलते हैं ना। कास्ट टोपोग्राफी ये थोड़ी होती है, कास्ट टोपोग्राफी तो अंडरग्राउंड वाटर वाली होती है। भैया कंफ्यूज मत हो, मैं आपको कंफ्यूज कर रही हूँ, लेकिन आप कंफ्यूज मत होना। तो ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स जो होते हैं उसी के अंदर आप देखोगे जॉर्ज बनते हैं ना, तो आपका काम है, क्योंकि ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो आपका काम है कि बताना कि जॉर्ज कैसे बनते हैं, ठीक है। तो वन ऑफ द जॉर्ज जो है वहीं पे हम देख रहे हैं कि आपने इंडार्क की प्लेस किया है, ये हाफ वे है बेसिकली नॉर्वे और नॉर्थ पोल के बीच में। तो आपने, अगर आपको पता होगा कि वर्ल्ड मैप ऐसा है, तो नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड ऐसे करके आते हैं, और आप देखोगे नॉर्वे और जो नॉर्थ पोल है उसके बीच में आप देखोगे हाफ वे पे आता है 192 मीटर की डेप्थ पे। और वही है कि आर्कटिक के प्रोसेस समझेगा, देखेगा कि कैसे मॉनसून सिस्टम को इफेक्ट करेगा, क्लाइमेट मॉडलिंग करने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये देख लो, तो यहाँ पे आपको बता रखा है, यहाँ पे देख लो आप, ये इंडार्क जो है वो यहाँ पे है, ठीक है आपका।
अब ना ये यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पता नहीं है कि आप लोग कितना इसको पढ़ रहे हो, लेकिन प्लीज सारे सीज एक बार देख लेना। हर साल एक क्वेश्चन आता है सी पे, ठीक है। और उसमें सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज तो यही होती है कि कौन सी कंट्री या तो उस सी पे लाई करती है, या दूसरी चीज होता है कि वो सी जो है वो कहाँ लोकेटेड है। तो मतलब वैसे भी अगर वो स्टेटमेंट आता होगा तो आपका आंसर निकल आएगा। तो प्लीज ये याद रखना कि कौन सी नॉर्वेजियन सी है, यहाँ पे बैरन सी कहाँ पे है, ग्रीनलैंड सी कहाँ पे है, ठीक है। तो ये सब आपको प्लीज पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आएगा 43rd क्वेश्चन, जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के बारे में। और ये कमेटी जो है रिस्पॉन्सिबल है आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के लिए। वैसे भी इतना हु हल्ला हो रहा था क्योंकि धारा मस्टर्ड 11 DMH11, ठीक है, जो कि हमारी ये है हाइब्रिड मस्टर्ड, ठीक है। तो ये जो नई क्रॉप थी इसको हम देख रहे हैं कि कैसे जीएएसी ने अप्रूव कर दिया था, लेकिन हम देखेंगे वाइड स्प्रेड इसका बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसकी आलोचना करी थी कि ये गलत है, आप जीएम क्रॉप क्यों उगा रहे हो। क्योंकि अब तक हमारे जीएम क्रॉप, जो ओनली जीएम क्रॉप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो इंडिया में उग सकती है वो है कॉटन, जो कि एक नॉन फूड क्रॉप है। और मस्टर्ड जो थी वो पहली क्रॉप होने वाली थी जो कि एक फूड क्रॉप होने वाली थी, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड थी। और जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, या जब हम कभी भी कोई जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में जो कि बायोडाइवर्सिटी में, और उसको इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, तो बेसिकली तब कौन सी कमेटी जो है वो काम में आती है, वो आती है जिस जीएएसी कमेटी। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, जीईएसी, जेनेटिकली इंजीनियर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है। तो ये तो मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी जो आपको पता होनी चाहिए। अभी बोल रहा है कि जो जीएसी है ये किसके अंदर बनाई गई है, फूड सेफ्टी के अंदर बनाई गई है, जोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग के एक्ट के अंदर बनाई गई है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बनाई गई है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बनाई गई है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कोई भी चीज़ जैसे जीएम क्रॉप्स हो गई, किससे रिलेटेड है ये आपकी, ये रिलेटेड है आपकी बायोडाइवर्सिटी के प्रोटेक्शन से। तो आपको क्या लगता है किसके अंदर बनाई गई होंगी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर? नहीं यार, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर मैंने आपको बता दिया जो था कि प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क हो गया, 6 शेड्यूल्स हो गए, ये सब ही है इसके अंदर, ज्यादा कुछ नहीं है। ये तो बहुत पहले था, क्योंकि जीएसी जो है 1990s के बाद आई है। तो ऑब्वियसली हम देख रहे हैं कि ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर तो नहीं आ सकती। तो ये किसके अंदर आएगी? क्या ये फूड सेफ्टी के बारे में? नहीं ना, कॉटन कोई फूड थोड़ी है। तो ये वाला भी नहीं है, ठीक है। जीआई टैग तो डेफिनेटली नहीं, कोई जीआई टैग थोड़ी दे रहे हो। तो ऑब्वियसली एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इसका आंसर है। तो ये देख लो सी। तो मैं पहले ही बता रही हूँ कि आपकी जीएएसी हो गई, बहुत सारे ऐसे बॉडीज हैं जो आपके एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बने हैं, और ये आपको पता होने चाहिए प्लीज। मतलब अगर आपको होमवर्क लेना है तो ले लो, लेकिन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जितनी बॉडीज आती हैं जो हम जैसे अपने जो ये इको सेंसिटिव जोन्स वगैरह जो हम ये नोटिफाई करते हैं, ये सब आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि ये एपेक्स बॉडी होती है जो बेसिकली इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, स्टोरेज और ये जो होते हैं ना जीएम क्रॉप्स वगैरह, जेनेटिकली इंजीनियर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सबको देखती है और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आती है, ठीक है। और ये मैंने आपको पहले बता दिया कि जो थे 1990s के बाद बनाई गई थी। तो ऑब्वियसली ये थोड़ा लेटेस्ट काइंड ऑफ एक्ट है ये, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है कंसिडर द फॉलोइंग इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स के बारे में पूछ रहा है। पहला, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, ओके। दूसरा है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डिजर्टिफिकेशन, और तीसरा है वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। अब ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन से कन्वेंशन हैं जिनका कोई ना कोई इम्पैक्ट तो पड़ेगा बायोडाइवर्सिटी पे, ठीक है। अब आप सोचो क्योंकि इसमें डायरेक्टली तो कोई बायोडाइवर्सिटी का इम्पैक्ट नहीं कर रहा, लेकिन इनडायरेक्टली हो सकता है कि सारे भी कर रहे हो। तो मुझे बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखो, ये जो क्वेश्चन है ना बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन सब लोग उसको गलत करके, क्योंकि उन्होंने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया ये और ये। जबकि यार ये तो सही है। देखो, ये तो आपको पता ही है कि बायोडाइवर्सिटी को पूछ रहा है, मतलब बायोडाइवर्सिटी में प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, आपके फ्लोरा भी आता है, फौना भी आता है। तो ऑब्वियसली जो ये वाली ट्रीटी है, फर्स्ट स्टेटमेंट, आपको पता नहीं कि ट्रीटी क्या है, लेकिन आपको पता है कि प्लांट से डील कर रही है। तो ऑब्वियसली बायोडाइवर्सिटी को तो प्रोटेक्ट करने पर इसका कोई ना कोई फर्क पड़ेगा। तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट तो इसमें होना ही चाहिए। तो फर्स्ट अगर है तो आपको इतना पता लग गया ये नहीं है, ठीक है। अब आप आ जाओ सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट पे। पहले हम थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। अब वर्ल्ड हेरिटेज में दो तरह के हेरिटेज आते हैं, एक तो मैनमेड हेरिटेज आएगा, नेचुरल हेरिटेज आएगा। और नेचुरल हेरिटेज आएगा तो आपकी बायोडाइवर्सिटी अपने आप आ जाएगी, जैसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। समझ में आ रहा है? उसमें हमने वेस्टर्न घाट भी डाला हुआ है नेचुरल कैटेगरी के अंदर, तो ऑब्वियसली बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। तो वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन का भी पार्ट हो जाएगा। इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट तो है, इसका मतलब ये भी नहीं है। अब आप देखो सेकंड स्टेटमेंट यूएनसीसीडी के बारे में। तो यूएनसीसीडी क्या बोलता है कि आपको डेजर्टिफिकेशन नहीं होने देना है। स्पेशली हम देखें कि नॉर्थ अफ्रीका रीजन में तो बिल्कुल नहीं। और आपको पता है कि डेजर्ट में भी एक स्पेशल टाइप का इकोसिस्टम है, बायोडाइवर्सिटी होती है, डेजर्ट वाली बायोडाइवर्सिटी, जहाँ कैक्टस उगता है, जहाँ पे स्पेशल टाइप के स्नेक्स मिलते हैं, लिजर्ड्स मिलते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ की बायोडाइवर्सिटी भी प्रोटेक्ट हो जाएगी। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी होगा। तो इसका आंसर होना चाहिए डी। एक बार हम देख लेते हैं, आंसर है डी, ठीक है। तो ये अब इन ट्रीटीज के बारे में कुछ कुछ लिखा हुआ है, ये जो है ये आपको पढ़ना है, क्योंकि इसमें एक्चुअली कुछ है नहीं डिस्कस करने को, जितना था वो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। तो मैंने आपको बता ही दिया यूनेस्को वाला ये जो वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन था, ठीक है, जो कंजर्व करना चाहता था नेचुरल कल्चरल प्रॉपर्टीज को।
तो ये बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड कन्वेंशन हमने कोशिश करी है एक स्लाइड में डालने की। तो वैसे भी आप खुद ही सोचना ना, देखो IUCN वाला हो जाएगा एक, तो सबसे पुराना है, ठीक है, ये तो बॉडी हो जाएगी। खैर फिर आएगा का CBD हो जाएगा आपका, ठीक है, CBD के जितने भी नगोया, कार्टेजिना, आईजी, रैबिट्स वो सब हो जाएंगे। फिर आपका साइट्स हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इसमें एंडेंजर स्पीशीज का जो ये होता है, इंटरनेशनल ट्रेड होता है, उसको आप रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हो। वहीं आप देखोगे रॉटरडैम कन्वेंशन हो जाएगा, सॉरी रॉटरडैम नहीं, आपका ये बॉर्न कन्वेंशन हो जाएगा, इसमें आप बेसिकली माइग्रेटरी स्पीशीज के बारे में बात कर रहे हो। फिर एक आपका है ना माइक्स भी होता है इसमें, जो साइट्स का ही एक प्रोग्राम है, जिसमें आप बेसिकली आप है ना जो इलीगल किलिंग होती है ना एशियन एलिफेंट्स की, उसको रोकने की बात करते हो, ठीक है। वहीं आप देखोगे रामसर कन्वेंशन हो जाएगा, जो कि वेटलैंड से रिलेटेड है। और ये रमसार जो है ना, इसी बेसिकली पता है क्या है, ये कैस्पियन सी है, ईरान है यहाँ पे, और ईरान में एक सिटी है जो बेसिकली कैस्पियन सी के पास ही लोकेटेड है। और जो सार होता है ना, ये बेसिकली ईरान में उन सिटीज़ के लिए या पर्शिया में उन सिटीज़ के लिए यूज़ होता है जो बेसिकली आपके ओशंस या किसी मतलब किसी वाटर बॉडी के किनारे होती है। तो इसलिए हमेशा याद रखना, सार मतलब वैसी वाटर बॉडी वाली बॉडी, इसका मतलब ये वेटलैंड वाला कन्वेंशन है, ठीक है। वैसे आपका वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। और तो ये हमने कोशिश करी है आपको एक जगह पे सारे कन्वेंशंस देने की। फिर आ जाएगा आपका 47वां क्वेश्चन, जो है आपका विद रेफरेंस टू ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला कि ये सर्व करता है एज फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। दूसरा कि ये अंडरटेक करेगा साइंटिफिक रिसर्च ऑन एनवायरमेंटल इशूज एट ग्लोबल लेवल। तीसरा, इट इज एन एजेंसी अंडर OECD टू फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फंड्स टू अंडर डेवलप्ड कंट्रीज विद स्पेसिफिक एम टू प्रोटेक्ट देयर एनवायरमेंट। एंड डी, बोथ A and B। तो GEF याद है जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, ठीक है। तो GEF मतलब क्या हो जाएगा, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी। ये सब तो आपको पता ही होगा कि वर्ल्ड बैंक के अंदर आती है, ठीक है। तो इसमें ये एजेंसी OECD वाला तो पार्ट बिल्कुल नहीं है, तो C तो हो ही नहीं सकता इसका। अब आप देखो कि GEF क्या होता है, बेसिकली GEF जो है वो वर्ल्ड बैंक के अंदर आप बोल सकते हो कि एक सॉर्ट ऑफ फैसिलिटी है, जिसमें आप 5-6 कन्वेंशंस को फंड करने की कोशिश करते हो। इसमें CBD आता है, CCD आता है, FCCC वाला यूनाइटेड नेशन FCCC, यूनाइटेड नेशन CCD, यूनाइटेड नेशन CBD, स्टॉकहोम कन्वेंशन, आपका मीनामाटा कन्वेंशन, तो ये चारों आते हैं। तो ऑब्वियसली इसका आंसर A तो है ही। अब आप B स्टेटमेंट देखो कि अंडरटेक करता है साइंटिफिक रिसर्च और एनवायरमेंटल इशूज एट ग्लोबल लेवल। भाई बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, और लोग इसको मार्क भी करके आएंगे और फिर बोलेंगे यार हमने तो सही आंसर मार्क किया था, आप पैसे दे रहे हैं तो साइंटिफिक रिसर्च भी करेगा। नहीं यार, इसका काम सिर्फ पैसे देना है, रिसर्च कोई और करेगा। इसका आंसर सिर्फ ए है, ठीक है। ये देख लो सारे कन्वेंशन हैं जिसको बेसिकली सपोर्ट करता है, ठीक है। अब और ये याद रखना है GEF जो है ये भी 1992 में आया था, ठीक है। तो 1992 में कभी आपसे कोई बोलते हैं ना कि क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ, बोल देना एक तो ये अर्थ समिट हुई थी, GEF बन गया था, फिर बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ था इंडिया में, हमारे यहाँ पे पंचायती राज जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट भी पास हुआ था, और उसके अलावा आप 1992 में और क्या हुआ था कि इंडिया की इकोनॉमी जो है वो LPG रिफॉर्म्स की तरफ चली गई थी, ठीक है। तो देख लो हमने कितनी सारी चीज़ें बता दी। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 48, ठीक है। वो बात कर रहा है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अर्थ आवर के बारे में। और अभी तो आपको वैसे भी पता होगा कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी थे उन्होंने वैसे भी 5 मिनट की लाइट बंद करवाई थी, वो कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड थी अर्थ आवर से, ठीक है। जो बेसिकली हर साल होता है, 1 घंटे के लिए वहाँ पे लाइट बंद की जाती है। आपने देखा भी होगा कि हमारे जो प्रेसिडेंट वगैरह थे उन्होंने फॉलो भी किया था। तो ये जो इनिशिएटिव है UNEP और यूनेस्को का है, बिल्कुल नहीं है, ये आंसर गलत है, क्योंकि ये तो आपको पता ही होना चाहिए क्योंकि इतना न्यूज़ में भी था ये। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आउटराइटली रॉन्ग है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट तो है ही सही। अब डायरेक्टली आप थर्ड स्टेटमेंट को देख लो कि मूवमेंट जो है अवेयरनेस रेस करना चाहती है क्लाइमेट चेंज के बारे में, नीड टू सेव द प्लानेट, करेक्ट है ना। तभी तो आप लाइट बंद कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ करोगे, ग्रीन हाउस गैसेस कम एमिट होंगे, क्लाइमेट चेंज कम होगा। तो ये थर्ड स्टेटमेंट राइट है, तो इसका आंसर है C, ठीक है। इसमें ऐसा सच कुछ समझाने वाला है नहीं, क्योंकि तो मैं समझा देती हूँ, क्योंकि डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन है कि अर्थ आवर होता क्या है। तो याद रखना अर्थ आवर जो था ये लोगों का एक मूवमेंट था, ठीक है, जो कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं ना जो क्लाइमेट को लेकर बहुत परेशान थे, उन्होंने शुरू किया था। ये वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, जिसको हम लोग WWF बोलते हैं, जिसकी लिविंग प्लानट रिपोर्ट आती है, लिविंग प्लानट इंडेक्स भी आता है, ठीक है। ये हाँ ये वही है जिसका हम देख रहे हैं पांडा जो होता है क्यूट सा, वो इनका सिंबल है, ठीक है। तो ये जो है इसका एम ही यही था कि आप है ना बता सको कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं हार्मोनियसली। और ये जो था 2007 में सिडनी में शुरू हुआ था। सिडनी इज अ प्लेस इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और अर्थ आवर जो है अभी आप देखोगे लार्जेस्ट ग्रास रूट मूवमेंट बन चुका है एनवायरमेंट का, ताकि आप अवेयरनेस रेस कर सको क्लाइमेट चेंज के बारे में और लोगों को कहीं ना कहीं इसके बारे में अवेयर कर सको। जहाँ पे आप लाइट स्विच ऑफ करते हो, जनरली हम देखें कि मार्च जो होता है ये उसमें आता है, और मार्च 28 का जो सैटरडे होता है, लास्ट सैटरडे, वहाँ पे आता है 8:30 बजे से 9:30 बजे तक लोग जो होते हैं 1 घंटे के लिए अपने घरों की लाइट बंद करते हैं, ठीक है। पहले सिडनी में शुरू हुआ, उसके बाद आप देखोगे बहुत सारे जो दूसरे नेशन हैं वहाँ पे भी लोगों ने मतलब यूज फॉलो करना चालू कर दिया। फिर आएंगे हम 54th क्वेश्चन की तरफ, जो बात करता है मिलेनियम असेसमेंट इकोसिस्टम असेसमेंट की, ठीक है, जो डिस्क्राइब करता है
कि जो बेसिकली मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट है ये पूछ रहा है आपसे कि डिस्क्राइब करता है कि कौन सा मेजर कैटेगरी है इकोसिस्टम सर्विसेज का, प्रोविजनिंग, सपोर्टिंग, रेगुलेटिंग, प्रिजर्विंग एंड कल्चरल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सपोर्टिंग सर्विस। अब ये जो है ना ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इकोलॉजिकल सर्विसेज होती हैं, 4 पार्ट में डिवाइडेड है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि वो MEA जो होता है उसके अंदर इसका आंसर दिया गया था। तो अब आप मुझे बता दो, देखो जब भी आपको मैं आपको है ना आज ही क्लियर ही कर देती हूँ, और आपको कभी जिंदगी में कंफ्यूजन ही नहीं होगा कि कौन सी सर्विस प्रोविजनिंग है, सपोर्टिंग है, कल्चरल है, रेगुलेटिंग है। कल्चरल मतलब तो स्पिरिचुअल वाली चीज़ हो जाएंगी आपकी, आप अपन करते हैं ना कि भगवान की पूजा में आपने कुछ मतलब पत्तियाँ रख दी, फूल पत्तियाँ रख दी है ना, तो वो सब आपके कल्चरल में आ जाएगा। प्रोविजनिंग मतलब होता है जब आपको कुछ मिल रहा है वहाँ से, मतलब फिजिकली आपको कुछ आइटम मिल रहा है, जैसे फूड हो गया, आपको फॉर्डर हो गया, तो वो सब आपके प्रोविजनिंग में आता है। ठीक है, फिर वहीं जो आपका रेगुलेटिंग सर्विस होता है, मतलब आप क्या रेगुलेट कर रहे हो, जैसे न्यूट्रिएंट्स को रेगुलेट कर रहे हो है ना, पॉलिनेशन को रेगुलेट कर रहे हो, तो ये सब आपका रेगुलेटिंग सर्विसेज में आ जाएगा। ठीक है, प्रिजर्वेशन में क्या आ जाएगा आपका, बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि वो बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, और जो सपोर्टिंग आ जाएगा, सपोर्ट मतलब क्या सपोर्ट कर रहे हैं ये, बेसिकली जो हमारा कंट्रोल होता है क्लाइमेट और डिजीजेस का, ये सपोर्ट करते हैं। तो इसका आंसर होना चाहिए बी। एक बार हम चेक कर लेते हैं, इसका आंसर है बी। ठीक है, तो मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट जो है ये बताता है कि जो हमारा इकोसिस्टम है जिसमें हम रह रहे हैं, जो हमारे आसपास है, ये इकोसिस्टम जो है हमें काफ़ी सारे सर्विसेज देता है। जैसे आप देखोगे कि हम अगर हम ये आपका घर है, इसके बाजू में एक पेड़ है, यहाँ पे कुछ गाय भैंस बकरी वगैरह है, यहाँ पे कुछ माउंटेन्स है, तो इस आप पूरे इकोसिस्टम से कुछ डिराइव कर रहे हो। यहाँ से पानी मिल रहा है, ये गाय भैंस से आपको हम देख रहे हैं कि दूध वगैरह मिलता है, ये पेड़ से आपको छाएं मिलती है, आपको पेड़ देखोगे कि उसकी जड़ें जब नीचे तक आती है तो न्यूट्रिएंट्स नीचे तक आते हैं, ये पानी को रिचार्ज करता है, ग्राउंड वाटर को। ठीक है, इसी से हम देख रहे हैं कि कैसे क्लाउड्स बनते हैं और वर्षा होती है, आपको फ्रेश ऑक्सीजन वगैरह दे रहा है। तो जो ये चीज़ें आपको दे रहा है फिजिकली, वो तो चाहेंगे आपकी प्रोविजनिंग सर्विसेज। ठीक है, और जो सपोर्टिंग सर्विसेज मैंने आपको पहले बता दिया, जैसे जो सपोर्ट क्या करेगा, ये बेसिकली प्रोडक्शन हो गया किसी चीज़ का, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का, सॉइल फॉर्मेशन का है ना, क्रॉप पॉलिनेशन वगैरह का, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग को, तो ये सब आपकी सपोर्टिंग सर्विसेज का एग्जाम्पल है। ठीक है, मुझे लगता नहीं वैसे इसमें कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत है, फिर भी हमने यहाँ पे एक चार्ट डाल दिया है, तो ये आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा कि आप इसमें कभी कंफ्यूज ना हो कि क्या रेगुलेट करेगा, क्या सपोर्ट करेगा और क्या प्रोविजन करेगा। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ, जो बात कर रहा है कार्बन क्रेडिट्स के बारे में। ठीक है, और अभी वैसे भी न्यूज़ में था कार्बन क्रेडिट्स, क्योंकि हम देख रहे हैं पूरा क्योटो प्रोटोकॉल, UNFCCC और जो अपना COP25 हुआ था ये मैड्रिड में, इसमें पूरा टाइम यही डिस्कस हो रहा था कि कार्बन क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट। ठीक है, तो रिगार्डिंग कार्बन क्रेडिट्स अब आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, कि कार्बन क्रेडिट सिस्टम जो है ये रेटिफाई किया गया था इन कंजंक्शन विद द क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, फिर कार्बन क्रेडिट जो होते हैं इनको अवार्ड किया जाता है कंट्रीज को या ग्रुप्स को जो है जिन्होंने अपना ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो कम किया है बिलो एमिशन कोटा। ठीक है, तो गोल ऑफ कार्बन क्रेडिट सिस्टम जो है वो लिमिट है इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। ठीक है, एंड कार्बन क्रेडिट्स आर ट्रेडेड एट अ प्राइस फिक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। अभी आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, आपको वो स्टेटमेंट ढूंढना है जो करेक्ट नहीं है। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो आंसर नहीं है। अब आप स्टेटमेंट पढ़ना शुरू करो। कार्बन क्रेडिट जो है बेसिकली एक रेटिफाइड किया गया था कंजंक्शन विद क्योटो प्रोटोकॉल, करेक्ट है ये, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर ही हमने बात की थी ना कि बेसिकली अगर आपने एमिशन, अगर आपने प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया तो आप इतना इतना एमिट कर सकते थे। डेवलप कंट्रीज, अब उन्होंने बेसिकली कहीं और प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर दिया, अब उनको सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन यूनिट्स वगैरह मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं आप कार्बन क्रेडिट के बारे में बात कर रहे हो। तो ये तो स्टेटमेंट राइट है, इसका मतलब ये इसका आंसर नहीं है। तो दूसरा कि कार्बन क्रेडिट्स जो होते हैं उन कंट्रीज को मिलते हैं, उन ग्रुप को मिलते हैं जिन्होंने अपने ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो थे उनसे कम एमिट किया। अगर आपको 50 यूनिट करने थे एमिट, लेकिन आपने 25 किए, तो आपको फिर 25 का कार्बन क्रेडिट मिल जाता है जो आप किसी और को बेच सकते हो। तो ये भी राइट है, इसका मतलब ये इसका आंसर नहीं है। सी कि गोल ऑफ जो कार्बन क्रेडिट सिस्टम है वो है कि आपको लिमिट करना है अपना CO2 का एमिशंस। बराबर है ना, आप क्यों कर रहे हो, क्योंकि आप चाहते नहीं हो कि कोई भी ग्रुप जो है वो अपने जो आप जिसको दिया हुआ है उससे ज़्यादा एमिट करे, ताकि CO2 जो है वो ज़्यादा एमिट ना हो। तो इसका मतलब ये भी सही है, इसका आंसर ये नहीं है। तो बचा क्या, डी। तो ये इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, ये बिल्कुल भी UNEP के प्रोग्राम के अंदर नहीं आता है। ठीक है, तो ये UNEP के अंदर बिल्कुल नहीं आता है, इसलिए इसका स्टेटमेंट नहीं है आंसर। ठीक है, क्योंकि कार्बन क्रेडिट्स जो होते हैं ये एक्चुअली जैसे हमारा स्टॉक एक्सचेंज होता है ना, वहाँ पे ये ट्रेड किए जाते हैं। इनका ऐसा कोई फिक्स प्राइस नहीं है कि UNEP ने बोल दिया कि हाँ इसका 60 रुपये प्राइस है एक कार्बन क्रेडिट का। एक कार्बन क्रेडिट का मतलब होता है कि एक CO2 गैस के इक्विवेलेंट, कि आपने कितना एक टन ऑफ CO2 गैस के इक्विवेलेंट होता है कि आपने इतना गैस जो है वो रिलीज कर दिया CO2। ठीक है, तो UNEP कोई प्राइस फिक्स नहीं करता, बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज टाइप होता है जहाँ पे ये कार्बन क्रेडिट्स जो होते हैं वो एक्सचेंज किए जाते हैं, और या फिर हम देख रहे हैं मार्केट डिटरमाइंड प्राइस होता है, तो ये फिक्स्ड नहीं होता। और UNEP तो क्यों फिक्स करेगा, मतलब ये तो बिल्कुल ही अबसर्ड स्टेटमेंट है। ठीक है,
तो अब आप अगर अभी भी कंफ्यूज हो कि कार्बन क्रेडिट होता क्या है, तो कार्बन क्रेडिट मैंने आपको पहले बता दिया, ये 1 मेट्रिक टन, हम जब देखो बेसिकली ये फैक्ट्री है, ये पोल्यूटिंग फैक्ट्री है, इसको सपोज ये एमिट करती है एमिशन। अब आपने फिक्स कर दिया कि ये जो आपकी फैक्ट्री है ये सिर्फ 50 टन ही CO2 रिलीज कर सकती है। सपोज इसने 50 टन की जगह 20 टन CO2 रिलीज किया। अगर इसने 20 टन CO2 रिलीज किया, इसका मतलब इसको 30 टन और कर सकती थी ये, ठीक है। तो उसको 30 टन ऑफ CO2 के बराबर के क्या मिल जाएंगे, 30 कार्बन क्रेडिट्स, ठीक है। इसका मतलब है कि इसने अपनी एक्टिविटीज को ऐसे किया कि इसने कम CO2 एमिट किया। अब ये 30 कार्बन क्रेडिट क्या करेगी, ये बेसिकली अब क्या, ये मतलब जाके खुद को मतलब देख रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज वगैरह पे इशू कर सकती है, रजिस्ट्री वगैरह डाल सकती है और फिर ये किसी को बेच सकती है और उसके बदले में उसको पैसे मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका दूसरा तरीका क्या होता है कि सपोज ये फैक्ट्री है, उसने बहुत सारा पोल्यूशन कर रही है, तो वो क्या करती है, वो सोचती है कि यार मैं अपनी फैक्ट्री में तो कुछ कम नहीं कर सकती, मैं दूसरी जगह जाके, इंडिया जाके, सपोज US में कोई फैक्ट्री है बहुत सारा पोल्यूशन कर रही है, लेकिन सोचती है मैं एक काम करती हूँ, इंडिया में जाके मैं रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को मतलब रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को फंड कर देती हूँ। तो जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट होगा वो तो कार्बन नेगेटिव होगा, वो तो ऑब्वियसली कोई हम देख रहे हैं कार्बन एमिशन करेगा नहीं। इसका मतलब है कि सपोज इसको 50 टन मिला था, अब इसने क्या करा, इसने बेसिकली यहाँ से 20 टन का रिन्यूएबल एनर्जी का प्लांट लगा दिया। इसका मतलब 20 टन जो CO2 था वो इसने खा लिया, तो बचे कितने फिर 30 टन, और ये 30 टन फिर से जाके वो इस एक्सचेंज पे डाल देगा, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो बात करता है मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ इज एन इनिशिएटिव लॉन्च बाय, ठीक है। ये 2018 का क्वेश्चन है और ये मतलब ये क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ, ये बाउंसर क्वेश्चन है, ये आपको नहीं पता होगा क्योंकि बहुत ही मतलब कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि एक ऑफसेट का क्वेश्चन था, कुछ मतलब पता होना चाहिए स्पेसिफिकली इस चीज़ के बारे में। वैसे इसका आंसर है UNFCCC सेक्रेटेरिएट, ठीक है। और ये अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता तो मुझे लगता नहीं कि इसमें कुछ दुख में आने वाली बात है, क्योंकि ये मैं बता रही हूँ आपको 90% जनता जो बैठेगी ना पेपर में उसको भी नहीं आता होगा। तो आपका टारगेट ये नहीं है कि आपको 100% क्वेश्चन आने हैं, आपका टारगेट वो है कि जो 60% जनता को आ रहे हैं वो तो आने चाहिए, उसके अलावा आपको 30% क्वेश्चन और आने चाहिए, तब आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो मोमेंटम ऑफ चेंज क्लाइमेट मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल लॉ एक UNFCCC सेक्रेटेरिएट के द्वारा लॉन्च किया हुआ इनिशिएटिव है, जो कि शोकेस करेगा एफर्ट जो इन इंडिविजुअल्स के, उन कंपनीज के, उन गवर्नमेंट्स के, जो कि बेसिकली क्लाइमेट न्यूट्रलिटी अचीव करने के लिए कुछ टारगेट्स कर रही हैं। इसी के चलते आपने सुना होगा कि जो ब्रिटेन है उसने बेसिकली फर्स्ट टाइम क्लाइमेट चेंज को हम देख रहे हैं कि एक नेशनल इमरजेंसी का दर्जा दिया है। फिर वहीं आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया वगैरह, न्यूजीलैंड वगैरह ने बोला है कि कैसे वो 2050, इवन यूरोपियन यूनियन ने बोला है कि, ऑस्ट्रेलिया ने नहीं, न्यूजीलैंड और यूरोपियन यूनियन ने बोला है कि 2050 तक वो बिल्कुल कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। तो फिर ये सेक्रेटेरिएट क्या करेगा, ऐसी गवर्नमेंट्स को, ऐसी कंट्रीज वगैरह को, इवन आनंद महिंद्रा ग्रुप ने भी बोला है कि 2050 तक वो कार्बन न्यूट्रल होने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ऐसे ग्रुप्स को फिर वो क्या होता है, वो लोग अवार्ड देते हैं ताकि और ग्रुप्स आके ऐसा अच्छा काम करें, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला चीज़ क्लाइमेट गवर्नेंस वाला जो टॉपिक था, जिसमें हम लोगों ने कन्वेंशन वगैरह के बारे में बात करी, ये खत्म होता है, ठीक है। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और ये रिग्रेस प्लान को प्लीज़ अच्छे से करिए और जो कमेंट बॉक्स में बोला है उसको ढंग से लिखिए, ठीक है। थैंक यू।